यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल फार्म, जिसको लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने, और ये एक नोवेला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या स्टार्टिंग है, क्या बैकग्राउंड रहा है एनिमल फार्म वर्क का। तो एनिमल फार्म पब्लिश्ड इन अगस्त 1945। सबसे पहली बात तो जॉर्ज वेल के द्वारा एनिमल फार्म जो पब्लिश की गई थी वो 1945 में की गई। इज़ रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। इट इज़ अ डायस्टोपियन नोवेला। आपने लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने यूटोपियन सोसाइटी और डायस्टोपियन सोसाइटी दोनों के बारे में पढ़ा होगा ज़रूर। तो ये जो नोवेल है एक डायस्टोपियन नोवेला है। नोवेला मीन्स ये नोवेल की तरह लेंदी नहीं है, बट थोड़ा छोटा है, कम है, इसलिए ये नोवेला की फॉर्म रखता है। डायस्टोपियन, जहाँ की जो दुनिया है, जो संसार है, जहाँ सारा सब कुछ उथल पुथल है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है ना, वहाँ दुख हैं, परेशानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो डायस्टोपियन सोसाइटी होती है। डायस्टोपियन आप कहेंगे वो समाज होगा। और अगर यूटोपियन है तो जहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सारे लोग खुश हैं, सारी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल प्लेजर में चल रही है, वो यूटोपियन, वो काल्पनिक दुनिया है, ऐसे हम ख्वाबों में सोचते हैं, हकीकत में नहीं। तो एक डायस्टोपियन नोवेला है, एक डायस्टोपियन वर्क है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एलिगरी, जो कि एलिगरी है। एलिगरी के फॉर्म में ये नोवेल लिखी गई है। एलिगरी यहाँ पे स्टोरी है एनिमल्स की, है ना, यहाँ पर स्टोरी है एनिमल्स की, तो इसलिए ये एलिगरी है। एलिगरी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। एनिमल फॉर्म इज़ अ पॉलिटिकल एलिगरी, और सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि एनिमल फॉर्म एक पॉलिटिकल एलिगरी है, और ये पॉलिटिक्स दिखाती है कहाँ की, रशियन कम्युनिज्म। एनिमल फॉर्म इज़ अ पॉलिटिकल एलिगरी ऑफ रशियन कम्युनिज्म। तो रशियन कम्युनिज्म जो है, रशियन उसकी ये यहाँ पे एलिगरी दिखाने का काम करती है, उसके समाज को दिखाने का काम करती है, उन पर व्यंग करने का, सटायर करने का काम करती है। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1970। तो 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उस पीरियड को जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी इस एलिगरी एनिमल फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट दिखाने का काम किया है। हियर आर मैनी इंसिडेंट विच सिम्बोलाइज द रशियन पॉलिटिक्स। एक सबसे बड़ी बात इस वर्क की ये है कि इसमें सारे करेक्टर हैं जो क्या करते हैं, सारे इंसिडेंट है, कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म इसमें दिखाया गया है, सिंबोलाइज करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से इंसिडेंट और करेक्टर्स सिंबोलाइज करते हैं, तो ये एक सिंबॉलिकल वर्क है। तो हेयर आर मैनी इंसिडेंट विच सिंबोलाइज रशियन पॉलिटिक्स। तो रशियन पॉलिटिक्स को सिंबोलाइज करने का काम करती है। ओल्ड मेजर ऑफ द एनिमल फार्म इज कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर एक करेक्टर है ओल्ड मेजर इस एनिमल फार्म का, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, कार्ल मार्क्स को, जिन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दिया, या कैपिटल दास कैपिटल वर्क इनका दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो ओल्ड मेजर है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जोन्स इज़ द लास्ट जार ऑफ रशिया, निकोलस सेकंड। और यहाँ पे जोन्स एक करेक्टर है जो कि क्या है, लास्ट जार है, जार राजा, किंग, किस चीज़ का, रशिया का, जो कि कौन है, निकोलस सेकंड है। द बैटल ऑफ काउशेड बिकम्स द रशियन सिविल वॉर। और सिविल वॉर होते रहते हैं, यहाँ पर एक वॉर, एक इंसिडेंट होता है काउशेड का, बैटल ऑफ काउशेड, जो कि रशियन वॉर को दिखाने, कोल्ड सिविल वॉर को दिखाने का काम करती है। मिस्टर फ्रेडरिक स्टैंड्स फॉर जर्मन एंड लेटर ऑन एज हिटलर। एक और करेक्टर यहाँ पे मिस्टर फ्रेडरिक का है, और मिस्टर फ्रेडरिक हिटलर और जर्मन्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। स्नोबॉल भी एक करेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है ट्रॉट्स्की को। मॉली रिप्रेजेंट्स द रशियन बॉर्जोइज, और जो मॉली है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है रशियन बॉर्जोइज को, जो कि क्या है, वो वहाँ की पब्लिक है, वहाँ के वर्कर हैं और खूब वर्क करते हैं उनके लिए। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्नोबॉल एंड नेपोलियन आर डिफरेंस बिटवीन ट्रॉट्स्की एंड स्टालिन। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉट्स्की एंड स्टालिन, जो कन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं इन दोनों के बीच में, है ना, किस किस के, स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच में, आर द डिफरेंसेस, वो क्या है, अंतर है उसमें, बिटवीन ट्रॉट्स्की एंड स्टालिन,
उनकी वजह से वो क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। स्टालिन टुक द इनिशिएटिव ऑफ 5 year प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एज ही वांटेड टू स्टैंड विद वेस्ट। तो यहाँ पे स्टालिन जो है 5 ईयर का अपना प्लान लेकर आता है, जो कि डेवलपमेंट करना चाहता है किसको, इंडस्ट्रीज़ को, वेस्ट साइड में, है ना, पश्चिम में। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द विंड मिल प्लान। और जो इंडस्ट्री वाला प्लान है स्टालिन का, यही इस एनिमल फॉर्म में विंड मिल का जो प्लान लगाने का है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। द एग्जीक्यूशन scene in which Napoleon ordered to kill Hans and order reminds the Great Purge 1936-1938 when Stalin killed those people who had any connection with ट्रॉस्की। देखो अभी यहाँ पे ट्रॉस्की और स्टालिन नाम आया, ये यूँ समझ लो कि एक ही सरकार के दो व्यक्ति हैं और पहले दोनों फ्रेंड थे। बट जब देखा कि स्टालिन ने कि ट्रॉस्की ने कि स्टालिन का जो प्रभाव है, जो उसके प्लान्स है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है और जिसके फेवर में शायद पूरी पब्लिक जा सकती है, इसीलिए ट्रॉस्की ऐसा नहीं चाहते थे और स्टालिन को इन्होंने यहाँ से भगाने का काम किया। वही चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूशन सीन है जिसमें नेपोलियन ऑर्डर करता है किसको, टू किल हैंस। एंड ये वाली जो बात है, ये घटना है जो ग्रेट पर्ज हुआ था 1936-38 में, उसको रिमाइंड कराने का काम करती है। जब क्या किया था, स्टालिन किल्ड दोज पीपल, स्टालिन ने उन लोगों को मरवाया हु हैड एनी कनेक्शन विद ट्रॉस्की, तो ट्रॉस्की के साथ जिसके कनेक्शन थे। ठीक है। तो यहाँ पे स्टालिन पावर में है, ट्रॉस्की थोड़ा उसका साथी और अच्छा व्यक्ति है, पब्लिक को डेवलपमेंट का काम के लिए सोचता है, बट स्टालिन ऐसा नहीं चाहता। मिस्टर फ्रेडरिक गिव्स द काउंटरफीट मनी एंड अटैक्स। अब यहाँ पे एक और करेक्टर है मिस्टर फ्रेडरिक, ये क्या है, वो जाली नोट जो है, काउंटरफीट मनी है, उनको देता है और अटैक करवाने का काम करता है। This incident is related to Hitler's ऑपरेशन बारबारोसा। और ये जो इंसिडेंट है कि काउंटर फीट मनी जो दिया जा रहा है अटैक के लिए, बारबारोसा को रिमाइंड कराता है, उससे रिलेट करता है। इन विच, जिसमें ही डिड नॉट फॉलो द पैक्ट ऑफ नॉन एग्रेशन एंड अटैक द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ सोवियत टेरिटरी, जिसमें जो हिटलर जो है उसका जो बारबारोसा का ऑपरेशन है उसको, जो कि पैक्ट ऑफ एग्रेशन को नहीं माना, जिसमें नॉन एग्रेशन को, और इसने अटैक करवा दिया उनकी टेरिटरी पर। The meeting of pigs and the farmers remind the तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943। अब ये जो इनकी पिग्स की और फार्मर्स की मीटिंग होती है, तो ये तेहरान कॉन्फ्रेंस है, उसको रिमाइंड कराती है, उसको याद दिलाती है। The beginning of the Cold War is indicated when Napoleon and Pilkington plays ace of spade। और जो बिगनिंग है कोल्ड वॉर की, वो इंडिकेट करती है किस बात, कैसे बिगिनिंग इंडिकेट करती है, जब नेपोलियन और पिलकिंगटन प्ले करते हैं एस ऑफ स्पेड, जहाँ पर जो भी वैभव है, शौर्यता है, जो पूरा डेथ तक जाती है। तो ये लोग हमेशा जब तक जीते हैं एक अच्छे साम्राज्य सत्ता में रहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ करेक्टर्स, उनके करेक्टर्स को। सबसे पहले हम कुछ ह्यूमन करेक्टर्स की बात करेंगे, जिसमें मिस्टर जोन्स है। जोन क्या करते हैं, ओनर ऑफ द मनोर फार्म। सबसे पहले ये जोन्स क्या थे, ओनर थे, इसके मालिक थे मनोर फार्म के। और ये भी याद रखना, मनोर फार्म का नाम बदलकर बाद में एनिमल फार्म रखता है। और यही मिस्टर जोन्स जो हैं वो निकोलस सेकंड को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। फिर एक और ह्यूमन करेक्टर है मिस्टर पिलिंगटन, जो कि ओनर है ऑफ अ नेबरिंग फार्म, और उसका नाम क्या है, फॉक्सवुड फार्म। तो मिस्टर पिलिंगटन क्या कहते हैं, एक पड़ोस में एक फार्म है, ऑक्सफोर्ड फार्म उसके मालिक है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं वेस्टर्न पावर को। मिस्टर फ्रेडरिक ये क्या है, ओनर है, मालिक हैं पिंचफील्ड फार्म के। एक और फार्म है पिंचफील्ड, और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हिटलर को, नाजीज पावर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मिस्टर बिम्पर आ सॉलिसिटर engaged by Napoleon of Animal Farm is an intermediary between himself and human beings। तो मिस्टर बिम्पर है, उसके और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, और ये जो व्यक्ति है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिस्ट क्लास का।
ठीक है। तो ये 4 करेक्टर जोन्स, प्लिंगटन, फ्रेडरिक और बिम्पर, ये ह्यूमन करेक्टर हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे एनिमल करेक्टर्स की। तो एनिमल करेक्टर्स में आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेजर है, और मेजर है एक ओल्ड बोर, है ना, पिग, सुगर, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्ल मार्क्स को। और ये यहाँ पर क्या होता है, इसने जब देखा कि मिस्टर जोन्स इन लोगों को फीड नहीं करते, खाना नहीं देते, काम ज़्यादा कराते हैं, है ना, तब ये एक प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हमको इनके विरुद्ध इनके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट, एक विद्रोह करना होगा, इस बात को कहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करते हैं कार्ल मार्क्स को, है ना। और लेनिन को। नेपोलियन, वन ऑफ द लीडिंग पिग्स ऑन एनिमल फार्म। अब एक नेपोलियन क्या है? एक लीडिंग पिग्स है, क्योंकि अब यहाँ पे जब मेजर जो बोर है ये क्या करते हैं, इस थ्योरी को लेकर आते हैं, इस विचार को, आइडिया को लेकर आते हैं, जिसके बाद सारे जो एनिमल्स हैं इनके साथ एग्री हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इनकी 3 दिन बाद डेथ हो जाती है। अब क्या है, क्योंकि ये एक बोर हैं, तो इसके बाद बोर हैं तो जो सत्ता है वो जाएगी किसके हाथ में? पिग्स के हाथ में जाएगी। तो नेपोलियन यहाँ पर एक लीडिंग करेक्टर आता है, लीडिंग एनिमल है, जिसमें क्या है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्टालिन को, जो कि एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे अपनाता है। ठीक है। स्नोबॉल एक और करेक्टर है जो कि प्रोमिनेंट पिग है, ये भी इस नेपोलियन की तरफ, बट हु इज़ इंटेलिजेंट और इनोवेटिव है जो, और वो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? लियोन टॉल्स्की को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो मैंने आपको पहले बताया ना, स्टालिन और टॉल्स्की, यहाँ पे लियोन ट्रॉट्स्की क्या करते हैं? स्टालिन को भगाने का काम करते हैं। ठीक है, वही चीज़ ये करता है नेपोलियन भी, क्या करता है, इसको स्नोबॉल को यहाँ से हटा देता है, भगा देता है। तो अब सिर्फ इस नेपोलियन का एक अकेला साम्राज्य यहाँ हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्यूलर, द थर्ड इम्पोर्टेंट पिग हु डिफेंड्स द पॉलिसीज ऑफ नेपोलियन। तो अब ये एक तरह से पूरी तरह से पॉलिटिक्स ही है। जैसे कि पॉलिटिक्स में हमारा कोई राजनेता है, कुछ न्यूज़पेपर एजेंसीज उसकी होती हैं, और वो क्या करते हैं, उनका समर्थन, उनका प्रचार करती हैं, उनके फेवर में बात करती हैं। ठीक है। तो उसी तरह से ये भी स्क्यूलर क्या है, जो नेपोलियन जो भी वर्क करता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसका ब्लाइंडली उसको फेवर करने का काम करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है मीडिया को, न्यूज़पेपर को। बॉक्सर, बॉक्सर एक हॉर्स है, हु सेज आई विल वर्क हार्ड एंड नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो लेबर है, मजदूर हैं, उनको रिप्रेजेंट करने का काम ये करता है। क्लोवर एक फीमेल हॉर्स है ना, वो कभी कभी सोचती है अरे इन लोगों ने, ये जो एनिमल्स हैं, पहले ये इस तरह का वादा करके आएगी सब इक्वल रहेंगे, सबको सत्ता मिले, सबों को मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर ये बार बार सोचती है कि अरे ऐसा तो है नहीं, फिर सोचती है कि अरे मैं ही गलत हूँ, कहीं शायद मैंने ही गलती सोचा होगा। तो इस तरह का इस क्लोवर का बिहेवियर रहता है, जो कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या, किसको, जो आम लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, जो ब्लाइंडली सोचते हैं कि चलो ठीक है, राजा जो कर रहा है, हमारे जो मंत्री जो कर रहे हैं वो सब अच्छा ही होगा, ठीक ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक और करेक्टर है मूरियल, एक ये वाइट गोट है। ठीक है। एक बेंजामिन है, एक डंकी है, हु हार्डली इवन लाव, वो कभी नहीं हंसता, बड़ा सीरियस रहता है। अब क्या होता है यहाँ पर, एक और इंसिडेंट जो बेंजामिन से रिलेटेड है। और तो बॉक्सर क्या होता है, एक बार जो घोड़ा है बहुत मेहनती होता है, बट एट द एंड बुढ़ापा आते आते ये क्या है, कहीं ना कहीं इसको लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो वर्क नहीं करता अब ये, है ना, ये बीमार हो जाता है। तो क्या है, नेपोलियन इसको बेच देता है। और बेंजामिन देखता है कि किस तरह से एक गाड़ी आई है जो उसको लेकर जा रही है ना, और कहाँ लेकर जा रही है, इसको बूचर हाउस लेकर जा रही है ना। तो बेंजामिन देखता है इनकी पॉलिसीज़ को, एक्शंस को, और सोचता है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, पर कभी कुछ अकेला है तो कुछ कह नहीं पाता। तो ये इस तरह का करेक्टर है। नेक्स्ट है मॉली, अ वाइट मेयर बियरिंग रेड रिबन्स। मॉली एक ऐसा करेक्टर है जो कि एक घोड़ी है जो कि क्या रेड रिबन्स पहनती है, शुगर कैंडी खाती है,
है ना, मज़े में रहती है। रिप्रेजेंट्स द पैक्टेड बॉर्जियोइज। अब यहाँ पे जो मौली है वो क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सरकार से तो डायरेक्ट नहीं जुड़े होते, पर उन सरकार होने की वजह से उनको बड़े मज़े में रहते हैं, तो वही मौली का हाल है। ठीक है, मौली रेड रिबन पहनती है, मज़े से खाती पीती है। ठीक है, ये है जेसी एंड ब्लूबेल। ये क्या है, ये बिचेस हैं। पिंचर एक डॉग है, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, एनकेवीडी या रेड आर्मी, रशियन आर्मी है, पावरफुल आर्मी है, और यही पिंचर क्या करता है, डॉग, और तो ये जो स्नोबल है उसको भगाने का काम करता है। मोसेस ये क्या है, एक रेवन है, एक कौवा है, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, रिलीजियस को, चर्च ऑफ रशिया। तो ये आपके करेक्टर हैं 12 मेन करेक्टर जो कि एनिमल्स को दिखाने का काम करते हैं, और 4 करेक्टर्स जो कि इस प्ले के अंदर ह्यूमन बीइंग्स हैं। होप करती हूँ कि ये करेक्टर और ओपनिंग इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप अपने कमेंट लिखिए आपको कैसा लगा है। इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समरी